Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel नेट JRF अड्डा। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना न्यू यूनिट 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो आपके टारगेट दिसंबर 2022 का ये न्यू यूनिट है दैट इज़ यूनिट 4 पेपर 1 का है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपके PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपने टारगेट दिसंबर 2022 बैच में यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, यूनिट 2 भी हमने डिस्कस कर लिया है, यूनिट 7 डिस्कस किया है, यूनिट 9 डिस्कस किया है, यूनिट 10 और यूनिट 3 भी सॉरी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 7, 9, 10 ये हमने यूनिट्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद हम अपनी बाकी बची हुई यूनिट्स को कवर करेंगे। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी जाना कि हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सॉल्व पेपर्स कम्युनिकेशन पर वेस्ड, यानी आपके यूनिट 4 पर जिसका नेम है कम्युनिकेशन। बात करें अगर हम कम्युनिकेशन की तो इसको कहा जाता है संप्रेषण। क्या कहा जाता है? संप्रेषण। तो कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मेनली इसकी टर्म को जान लेते हैं दैट व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? इस वर्ड का हम यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ तो ये भी क्या है? एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि मेरे पास मेरे जो विचार हैं, मेरे जो थॉट्स हैं उनको मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर रही हूँ। आपके तो अपने विचारों का जो आदान प्रदान होता है वही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। आपस में जो बातचीत करना होता है वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा, ये जो आपका कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर 2 टाइप्स का कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है। एक तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसको हम गैर शाब्दिक संप्रेषण कहेंगे या फिर अशाब्दिक संप्रेषण कहेंगे, और दूसरा आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसको हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। तो आप अपने फीलिंग्स का, अपने थॉट्स का, अपने विचारों का जो आदान प्रदान है वो इन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके जुलाई 2018 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर आया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है डिफ्रेंशिएशंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन क्लासरूम। तो कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ, वो बता रहा है कि आपका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, थोड़ा मिस्टेक है, और जो नॉन एक्सेप्टेंस है कुछ सर्टेन स्टिमुली का उन क्लासरूम में, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन किसका बेस होता है? स्टिमुली की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या होता है? उद्दीपक होता है। क्या होता है? उद्दीपक होता है। तो कम्युनिकेशन किसका बेस है? सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफॉर्मेंस, सिलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप्स, सिलेक्टिव अटेंशन या फिर सिलेक्टिव मोरालिटी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सिलेक्टिव मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है। दोनों ही सही हैं ये, और जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है यानी जो रीज़न है वो क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है आपके असर्शन को या नहीं। तो देखिए असर्शन में कहा है कि द इनिशियल मैसेजेस टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम वर classroom by a teacher need not be क्रिटिकल टू स्टैब्लिश इंट्रैक्शंस लेटर। ठीक है, एक ही लाइन है ये। रीजन में बोला है मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। यहाँ तो असर्शन में जो बात कही गई है वो सही है कि जो आपके इनिशियल मैसेजेस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम में टीचर के द्वारा जो इनिशियल मैसेजेस दिए जाते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती कि उनमें कोई भी इंट्रैक्शन को स्टैब्लिश किया जाए, कि कोई भी क्रिटिकल इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर बाद में जो है वो स्टैब्लिश हो।
रीज़न में बोला है कि जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया जाएगा, उतना ही ज़्यादा कंट्रोल रहेगा स्टूडेंट्स की लर्निंग पे। तो ये बात देखिए बच्चा नेगेटिव है, क्योंकि हमें कंट्रोल नहीं करना है। अगर अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड हम आपको पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर आपने देखा है कि हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है आपकी, तो इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपको जो भी आप स्टूडेंट है उस पर कम, उसको कंट्रोल में नहीं, उसको नियंत्रित नहीं करना है, बल्कि उसको फ्रीली छोड़ना है कि वो फ्रीली अपने थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सके। तो इसलिए ये रीज़न वाला जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत हो जाएगा। ये वाली बात ठीक है कि जो भी मैसेजेस होते हैं, दिए जाते हैं टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को क्लासरूम में, तो उनको ज़रूरत नहीं होती कि बाद में कोई भी वहाँ पर इंटरेक्शन हो उन मैसेजेस में। अब एक बार मैं यहाँ पर अभी आपसे बोल रही हूँ तो मेरा इंटरेक्शन सिर्फ यहीं तक है ना। अब आप मुझे कमेंट्स करेंगे और मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगी, वो हमारा इंटरेक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमने आज जो कुछ भी डिस्कस किया वो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ और आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, मैं आपका आंसर करूँगी, बस वहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर इस बात पर कोई डिस्कशन आगे नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन आगे नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमारा असर्शन वाला ठीक हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, ये आपका जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन में बोला है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्लासरूम में अगर अच्छे से कम्युनिकेट करता है कोई बच्चा, तो ये कहा गया है कि क्लासरूम में अच्छे से कम्युनिकेट, अच्छे से संप्रेषण करना जो है वो क्या है, एक नेचुरल एबिलिटी यानी कि प्राकृतिक क्षमता है। तो ठीक है, भाषा जो है वो हम अर्जित करते हैं अपने वातावरण से, एक्वायर करते हैं उसको, लेकिन बात आ रही है कि नेचुरल एबिलिटी। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपने ये नेचुरल एबिलिटी आप कैसे कह सकते हो? जब आप बॉर्न हुए थे तो क्या आपके पास कोई भाषा थी? नहीं थी। आप क्या कर रहे थे? कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे? क्या बोलकर कर रहे थे? नहीं। कैसे कर रहे थे आप? उसको हम कह सकते हैं कि वो गैर शाब्दिक संप्रेषण था, आपका शाब्दिक संप्रेषण था। लेकिन नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है, उसको आप अक्वायर करते हो। बच्चा भी बोलना, रोना, ये सब कैसे सीखता है? तो वो ये सब कुछ इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है। इसीलिए अगर आप क्लास में बहुत अच्छे से वेल बिहेव करते हो, अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, इट डजंट मीन कि वो आपकी प्राकृतिक क्षमता है। वो प्राकृतिक क्षमता नहीं है, बल्कि वो आपने डेवलप किया है, वो एबिलिटी आपने अपने अंदर डेवलप की है कि किस तरह से मेरे को कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, तो ये इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल, आपको जितनी भी जो आपकी टीचिंग जितनी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी क्लासरूम में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज होनी चाहिए कम्युनिकेट की, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, किस टाइप पे हमें किस टाइप का वर्ड यूज़ करना है। मान लीजिए आपको बच्चे को अगर सिंपैथी दिखानी है, तो आप वहाँ पर जब सिंपैथी दिखाओगे तो आप अपने वर्ड्स में भी तो सिंपैथी लेकर आएंगे, अपने फेस पर जो आपके एक्सप्रेशंस होंगे वो भी तो सिंपैथेटिक होंगे। ये थोड़ी ना आप वहाँ पे गुस्से में कहेंगे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कम्युनिकेशन आपको किस तरह से करना है, जैसा आपका इमोशन है, जैसे आपके संवेग हैं, जैसा आप उसी तरह से आपके एक्सप्रेशन भी रहने चाहिए, आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशंस भी चेंज होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड दी इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी किस तरह से आपको बात करनी है। तो इसलिए ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स बट बी इज आर इज ट्रू। तो ये है आपका, ये है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका फिर से क्वेश्चन, हाँ असर्शन और रीज़न वाला ही है। क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूज करते हैं अगर आपके एग्जामिनेशन में बैक टू बैक आ जाए, और ये आए भी हैं 2018 में बैक टू बैक। देखिए, असर्शन में बोला है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। बिल्कुल, ट्रांजैक्ट होते रहते हैं ना। मैंने कोई बात कही स्टूडेंट्स ने कुछ मुझसे कहा, मैं फिर स्टूडेंट से कहूँगी, स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कहेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। दूसरा,
अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumptions दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। बिल्कुल, टीचर ऑपरेट नहीं कर सकता स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के assumptions पर। तो ये दोनों ही बात ठीक है, और यहाँ पर ये जो आर है ये बिल्कुल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वैसे बैक टू बैक असर्शन वाले क्वेश्चंस तो आ गए, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपका फैक्चुअल नहीं था कुछ भी, सब कुछ आपके बिहेवियरल लाइफ पर बेस्ड था। अगर आपने थोड़ा सा भी सेंस यहाँ पर यूज़ करेंगे तो बिना पढ़े ही आंसर यहाँ पर ठीक चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर अब आपको ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं और इन स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज़। जो आपका गैर शाब्दिक संप्रेषण है, अशाब्दिक संप्रेषण है, वो आइडियाज़ को स्टिमुलेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, तो आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, उनको एक्शन के माध्यम से जो है उन्हें समझाया जाता है और वो लोग आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं ना। तो इसलिए ये वाला बात हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन इज़ अ लर्नड एबिलिटी। बातचीत करना क्या हम लोग सीखे हुए होते हैं, मतलब हमें ऑलरेडी आ रहा होता है या फिर हम याद कर सकते हैं? नहीं, वो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है ना। अगर आपने देखा कि कोई गिर गया, किसी को चोट लगी, तो आप वहाँ पे हुर्रे ये थोड़ी ना बोलेंगे। तो ये क्या है, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है। और यही जो है ये आप याद नहीं कर सकते कि अच्छा कोई गिर जाएगा तो हमें हॉ करना है या ऑ करना है, वहाँ हमें खुद हंसना नहीं है एंड ऑल। ये लर्न एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये खुद ही आप में फीलिंग्स जो है यहाँ पर डेवलप होती है कि किस मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपना एक्सप्रेस करना होता है थॉट। तो इसलिए वाला गलत हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ यूनिवर्सल पेनेसिया। पेनेसिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर पेनेसिया क्या होता है, तो ये आपका रामबाण होता है। जैसे कि कोई भी बीमारी का रामबाण है या कुछ भी है, ठीक है, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस लाइक दैट। तो यहाँ पर यही बोला है कि कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पेनेसिया, यानी कि आप ये कह सकते हो कि संप्रेषण जो है वो आपकी सार्वभौमिक इलाज नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो बात ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाए, मतलब हाँ सॉरी, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ यूनिवर्सल पेनेसिया। नॉट कहा है कि यूनिवर्सल पेनेसिया नहीं है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? जबकि आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन, अपने संप्रेषण के माध्यम से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। सुना है ना कि अरे वो तो इतना अच्छा बोलता है कि मैं उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। कोई कितने भी गुस्से में क्यों ना आए, अगर आपका संप्रेषण कौशल अगर इफेक्टिव है, आपका बहुत ही कुशल संप्रेषण कौशल है, तो क्या करोगे, आप उसका गुस्सा शांत कर सकते हो। सुना होगा, ये तो कैजुअल वर्ड्स हैं आप। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा कि इन्होंने कह दिया कि वो यूनिवर्सल पेनेसिया नहीं, जबकि वो रामबाण है। आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, आप सामने वाले का जो माइंड है उसको चुटकियों में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। कम्युनिकेशन टूट नहीं सकता। बिल्कुल, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो टूटेगा नहीं, आप कुछ ना कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतनी ज़्यादा लर्निंग इफेक्टिव रहेगी। बिल्कुल, क्लासरूम में अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो लर्निंग कैसे होगी? लर्निंग किसके थ्रू हो रही है? इस कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है। तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में, उतना ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका लर्निंग अधिगम रहेगा। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिव लर्निंग में। तो बिल्कुल सही बात है, जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग रहेगी। वैल्यू ऑफ व्हाट इज़ लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बोला कि जो भी वैल्यूज़ या फिर जो भी वैल्यूज़ बच्चा लर्न करता है अपने क्लासरूम में कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो इतना कुछ इश्यू नहीं होता स्टूडेंट के लिए। सही बात है, उसने जो भी कुछ क्लास में सीखा तो उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट एन इशू एनी मोर। तो ये वाला भी आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज़ विद ऑप्शन नंबर
हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक थे? A, D, E एंड F एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपके नवंबर 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर जो क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी, जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो इसेंशियली कैसा होना चाहिए? ठीक है, कंट्राइव्ड होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए या फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ये जो एम्पैथेटिक है ये आपका सिंपैथी से ही आया है। सिंपैथी में क्या होता है? तो सिंपैथी में तो सिर्फ आप किसी को सहानुभूति दिखाते हो, हाँ बेचारा गिर गया, उसको चोट लग गई, हाँ उसके साथ ऐसा हो गया, तो वहाँ बस हम एक सिंपैथी दिखाते हैं कि अरे भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये है सिंपैथी। लेकिन अगर हमें किसी के लिए फील हो रहा है कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है, अगर हमें रास्ते में कोई छोटा बच्चा भीख मांगते हुए नजर आता है और हम कहते हैं हाँ बेचारा भीख मांग रहा है, ये क्या है? सिंपैथी है। लेकिन वहीं अगर हम उससे कहते हैं कि बेटा तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हें स्कूल जाना है, तो वो कहता है हाँ पैसे नहीं है, तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं, हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द एम्पैथी। मतलब सहानुभूति के साथ साथ आप उसके साथ खड़े रहें, उसकी मदद करें। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो इसेंशियली कैसा होना चाहिए? कंट्राइव्ड होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए या फिर एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए या फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप क्लासरूम कम्युनिकेशन में अगर आप कुछ डिस्क्राइब ही नहीं करोगे तो लर्निंग कैसे होगी? तो क्लासरूम में तो सब कुछ डिस्क्रिप्टिव होता है। मैं अभी यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन कराया है और कितना सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन। तो जब हम क्लासरूम कम्युनिकेशन में होते हैं तो डिस्क्रिप्शन होना मस्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है, गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट कुछ हद तक होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। आप जो है वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। पहले आप कंक्रीट थिंग्स दिखाएंगे तो उसके बाद ही तो आप एब्स्ट्रैक्ट बताएंगे, है ना। आप अगर मैटर पढ़ा रहे हो तो पहले आप जो मैटर दिख रहा है उसको तो बताएंगे, उसके बाद ही तो आप बताएंगे कि एयर भी मैटर होती है, तब आप उनको फील कराओगे ना। पहले तो सब कुछ दिखा रहे हैं, देन आप एब्स्ट्रैक्ट तक लेके जा रहे हैं, तो पहले तो कंक्रीट है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट से तो कुछ भी स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। नेक्स्ट आपका कंट्राइव्ड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, कंट्राइव्ड भी नहीं रहेगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन एम्पैथेटिक होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि आपको बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, हमें इनको प्रॉपर एजुकेशन देनी है, लेकिन साथ रहकर, सिर्फ सिंपैथी नहीं दिखानी, हाँ बेचारे पढ़ने आ रहे हैं, हाँ पढ़ने आ रहे हैं तो उनकी मदद भी तो करनी है ना। तो वही कि एम्पैथेटिक का मतलब है कि आप सहानुभूति के साथ साथ उनके साथ खड़े रहें, और आपको खड़े रहना है। नेक्स्ट हमारा जो करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद अ। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होगा, जिसके पास एक अच्छा संप्रेषण कौशल होगा, वो अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे स्टार्ट करता है? एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ अगर वो अपने कम्युनिकेशन को करता है तो आप समझ जाइए कि जो भी ऑडियंस है, जो सुनने बैठे हुए हैं, वो वहीं से आउट होने लगेंगे, है ना। क्योंकि हम कहते नहीं कि किसी भी चीज़ जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जितना अच्छी बिगनिंग होगी उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट लेकर ऑडियंस सुनेंगे ना। अब पहली ही बार में कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें समझ में ही नहीं आया, तो भैया वो फिर वहाँ पे क्यों रुकेंगे? उन्हें लगेगा जब शुरुआत ही ऐसी की, हमें शुरुआत में ही समझ में नहीं आया क्या बोला, तो फिर हम आगे कैसे समझेंगे? क्योंकि आप कुछ भी कहीं भी जाते हैं सरल से कठिन की ओर जाते हैं। शुरुआत में आप थोड़े ईजी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, फिर आप टफ की तरफ जाते हैं। आप अपने सिलेबस में भी ऐसा ही देखते हो, शुरुआत के जो टॉपिक्स होते हैं दैट इजी, और उसके बाद जो आते हैं दैट इज टफ। तो उसको लगेगा कि जब बिगिनिंग ही ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से हुई है तो आगे क्या होने वाला, अब हमें सब सर के ऊपर से जाएगा, तो वो छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट नहीं करता। नॉन सिक्वेटर यानी कि कुछ भी सीक्वेंस में ही ना हो, कुछ भी कहीं से भी उठा लिया और बोल दिया, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। रिपीटेटिव फ्रेज, अब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना है तो क्या होंगे, ऑडियंस बोर होने लगेंगे ना। एक बार मैं बोलूँ राम बहुत अच्छा है, आप बच्चे बहुत अच्छे हो, 2 लाइन से और कुछ बोलिए, आप बच्चे बहुत अच्छे हो, मैं अगर इस पूरे क्लास में यही बोलती रहूं और कुछ भी एक्सप्रेस ना करूं, क्या आप मेरी क्लास लेने आओगे? नो, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन कहते हैं कि आपको एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस को रिपीट नहीं करना है बार बार। जब आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो,
ट्राई टू कलेक्ट न्यू वर्ड्स लेकर आइए, ताकि जो भी ऑडियंस हैं उनको कुछ नया सुनने को मिलेगा, तभी तो रुकेंगे। अब हमको पता है कि आके मैम, अगर मैं आपको रोज एक ही यूनिट आके एक ही बार में पढ़ाने लगूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज दिस, टीचिंग एप्टीट्यूड इज दैट, हर क्लास में आऊँगी, तो क्या आप क्लास लेने आएंगे? नहीं। आप देखते हो कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, तो तभी तो आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है। तो दैट्स कम्युनिकेटर जो अच्छा होगा वो वर्ड्स को रिपीट नहीं करेगा बार बार ही, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आप खुद देखिए, एलिमिनेट हो गया, तो हमारा खुद से आ गया जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, दैट इज आइस ब्रेकर। यानी कि एक तरह से कह सकते हो आपकी आइस का मतलब जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान फ्रीज है तो उसमें क्या हो, प्रवाह हो जाए किसी चीज़ का। प्रवाह मीन्स फ्लो, प्रवाह जो यहाँ पर है दैट इज फ्लो। तो फ्लो हो जाना, तो फ्लो कैसे होगा? वो कम्युनिकेटर जब ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेगा, आइस ब्रेकर वर्ड्स, मतलब वही कि शांति को भंग करने वाला, कि एकदम से तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाए, तो अच्छा कम्युनिकेटर आइस ब्रेकर होकर अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो स्टार्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In a classroom, the probability of message reception can be enhanced by। एक क्लासरूम में, एक कक्षा में क्या संभावना रहेगी मैसेज रिसेप्शन की, जो कि इन्हेंस्ड किया जाएगा किसके द्वारा? फर्स्ट है स्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। अगर आप एक कोई व्यू पॉइंट को स्टैब्लिश करते हैं तो मैसेज जो आप दे रहे हैं उसको सुनने की जो तादाद है, आप कह सकते हो, वो ज़्यादा होगी। या फिर एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप सोचते हो कोई बात नहीं, बच्चे इग्नोर करने दीजिए, ठीक है, तो उसको एक्सपोज कर देते हो उनके इग्नोरेंस को। या फिर इंक्रीज द इंफॉर्मेशन लोड, आप इंफॉर्मेशन का लोड इंक्रीज कर देते हैं। या फिर यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, यानी अगर हाई डेसिबल के ऑडियो टूल्स का आप इस्तेमाल यहाँ पर करते हो, तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं करना। आपको पता है ना, नॉइज पॉल्यूशन होता है, एक सर्टेन लिमिट्स आपको प्रोवाइडेड है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में आपका साउंड आ जाता है तो दैट इज इंजरियस टू योर ईयर, ठीक है। तो ये आपका डेसिबल तो आपको बढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में अपना ऑडियो टूल्स का यूज़ कर लें। नो। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड। नहीं, इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए, ज़्यादा नहीं कि 10-12 एक शब्द, एक लाइन को समझाने के लिए 10-12 लाइन्स आपने बता दी उनको। तो इन्फॉर्मेशन लोड बढ़ाना नहीं, जो सटीक है, जितनी उनको देनी चाहिए, जितनी उनको रिक्वायर है उतनी दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट। भैया स्टूडेंट के इग्नोरेंस को एक्सपोज नहीं करना है, कोशिश करनी है कि उनका वो इग्नोर ना करे। इग्नोरेंस अगर वो कर रहे हैं तो कहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको सुधारा जाए। क्लियर? तो फर्स्ट आ जाएगा कि इस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, एक व्यू पॉइंट रखना। नेक्स्ट, ये आपका जनवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से क्वेश्चन लिया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस, जो एक अच्छा संप्रेषण होता है, एक अच्छा संप्रेषण कौशल है, उसमें क्या माना जाता है या क्या आना चाहिए? तो नॉन अलाइनमेंट आना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट का अगर मैं बताऊं तो आप कह सकते हो, जैसे अलाइनमेंट का हम एक तरह से ना मार्जिन्स को कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी पॉजेस वगैरह आप दे रहे हो, ठीक है, जो भी पंचुएशन मार्क्स का आप यूज़ कर रहे हो। तो जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो यहाँ जब पंचुएशन मार्क्स को जितने अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, आप पॉज जिस अकॉर्डिंग देते हैं, मान लीजिए अगर कॉमा है तो वहाँ पर आपको हल्का सा रुकना तो होगा ना, ये थोड़ी ना आप फ्लो एक ही फ्लो में बोलते जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपका अलाइनमेंट आपको देना है, मार्जिन आपको बीच बीच में देते चलना है, इसलिए गलत हो जाएगा। डोमिनेशन, आपको किसी भी एक चीज़ पर डोमिनेट नहीं होना, किसी चीज़ को भी दबाना नहीं है। आपकी जो स्पीच है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो कुछ ऐसा ना लगना चाहिए कि वो किसी चीज़ को दबा सा रहा है, ठीक है, डोमिनेट है किसी चीज़ पे, नो, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पैसिविटी, तो पैसिविटी बिल्कुल नहीं, एक्टिवनेस होनी चाहिए वाइल यू आर
कम्युनिकेट विद एनीवन, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो एक्टिव होने चाहिए। तो पैसिव तो एक खुद में ही रॉन्ग वर्ड है। तो ये तीनों ऑप्शन जैसे ही कटेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन एलिमिनेट जितने अच्छे से कर पाते हैं आप वो कीजिए। ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, आंसर खुद ब खुद आ जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके सही होने के। बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट सही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं वहाँ आप गलती कर जाते हैं। तो पहले जो गलत है उसको काटते चलिए, ठीक है। MCQ है तो आपके पास बहुत अच्छा चांस रहता है इसका, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जैसे ही कटेंगे आपका करेक्ट एक ऑप्शन आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आप दो ऑप्शन एक जैसे बहुत ज़्यादा कह सकते हो पास होते हैं, तो उनमें कैसे आपको चूज़ करना है वहाँ गलती हो जाती है। उसके लिए तो भैया लक पे ही डिपेंड है कि आपने जो चूज़ किया वो सही होगा या नहीं। बाकी जहाँ पर एक का ही रहता है तो आप इजीली वहाँ पे उसको चूज़ कर सकते हो। तो करेक्ट आ गया आपका कि जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, लोग समझ सकें उसको ईजिली। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने सेशन का। व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज सेड दैट द मोस्ट पीपल बिलीव इन। अगर वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे तो आप कैसे मतलब क्या कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग किस में बिलीव करेंगे। इंडिटर्मिनेट मैसेज, इंडिटर्मिनेट मैसेज का मतलब रहेगा कि आप कुछ भी वर्ड्स वहाँ से टर्मिनेट कर देते हो आधे, ठीक है, तो ये गलत जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्बल मैसेजेस सिर्फ अगर बोल दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन था व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज सेड द मोस्ट पीपल। हाँ, वर्बल मैसेज पे ज़्यादातर लोग बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपसे बोल दूँ कि कल मेरे यहाँ पर शादी है और आप सभी को आना है, क्या आप लोग आएंगे? नहीं आएंगे भैया। कहाँ है शादी, कब है, किस हॉल में है, किस टाइम है, कुछ पता ही नहीं चला ना ऐसे बोल देने से। तो वर्बल मैसेजेस पे ज़्यादा बिलीव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंडिटर्मिनेट अभी मैं बोल के गई, मैंने अभी गए आपके सामने आई और मैं आपसे अभी बोलूँ कम्युनिकेशन, कुछ देर रुकूँ और फिर बोलूँ वर्बल, कुछ देर और रुकूँ और उसके बाद जाके मैं बोलूँ डोमिनेंट। तो क्या अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप बिलीव करोगे मेरे बोलने पे कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल मैसेजेस देखिए, और एग्रेसिव। तो एग्रेसिव मैसेजेस का तो यूज ही नहीं करना भैया, कौन विश्वास करेगा। मैं यहाँ पे आऊँ, मैं बोलूँ यस ऑल ऑफ यू कीप क्वाइट, शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल भी ज़रा सा शोर नहीं होना चाहिए, तो अब क्या आप मेरे को सुनोगे? नहीं। अरे मैम तो वहीं आती ही डांटने लगी, ना हेलो ना गुड मॉर्निंग ना मतलब कुछ भी विश वगैरह भी नहीं किया और बस आई और डायरेक्ट बस डांटना शुरू। क्या क्यों पढ़ेंगे हम इनसे, है ना। तो यहाँ पर भाई आप मुझे क्यों सुनोगे अगर मैं आपको आते ही बस रूडली वर्ड्स यूज़ करने लगूँ, वहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, ये है वो है, आप क्या कर पाएंगे एंड ऑल। तो टीचर को मोटिवेट करना आना चाहिए, मोटिवेट करना आना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आया है कि बिलीव आप किस पे करोगे, तो बिलीव करोगे आप नॉन वर्बल मैसेजेस पे, यानी कि जो भी रिटन होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बोल दूं कि कल आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है, विल यू बिलीव मी? नहीं, आप मुझ पे बिलीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं वहीं आपसे आपको नोटिस दिखाऊं कि UGC NTA की तरफ से आपका ये नोटिस जारी हुआ है और इसमें ये कहा गया है आपका एग्जाम इस दिन में है, तब आप मुझ पर बिलीव करोगे ना। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये बात पहुँच सके और उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।